तो जियो टेक्निकल में हम अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। मैं प्री के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, मेंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे करवाऊंगा, ईएससी के क्वेश्चंस भी होंगे, जेई के भी होंगे, हर तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा वो सारा मैं यहाँ पे तुम्हारा करवा दूंगा, ठीक है। ऐसा करवाऊंगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिक से एक एक चीज हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, सारा बेस बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का ओरिजिन कैसे हो रहा है। अब तुम लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम यहाँ पे, और एक चीज और रह गई है, यहाँ पे जो ये नोट्स हम फॉलो करने वाले हैं इनको मैंने बहुत ही क्रिस्प बनाया हुआ है। काफी क्रिस्प नोट्स हैं ये। क्रिस्प का क्या मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल भी नहीं है। एक्स्ट्रा से मेरा मतलब है, सपोज कोई डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, जैसे कि तुम देख सकते हो एरोजन फेज यहाँ पे लिखा हुआ है। एरोजन फेज क्या होता है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, डेग्रेडेशन ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय वेदरिंग। इसमें मैं चाहता तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने शॉर्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सारा डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पे जितने भी हैं मैंने शॉर्ट में कवर किए हुए हैं। तो ये ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हम जो है अपना टाइम सेव कर सकें। जैसे जियोटेक हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज पूछ लेता है, तो यहाँ पे क्विक नोट्स जो है ना वो नहीं बन पाते सही से। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने नोट्स को ही क्रिस्प कर दिया कि मेरा यहाँ पे कुछ ना छूटे, हम सारा जो है पढ़ सकें। तो मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हुए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, तो इरोजन फेज जो ओरिजिन हमारा होता है, तो सबसे पहले उसमें आता है हमारा इरोजन फेज। इरोजन में तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने नंबर 1 लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहले इरोजन होता है। इरोजन से हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन दूसरा फेज है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद होता है डिपोजिशन, ये हमारा थर्ड फेज, ठीक। एंड डिपोजिशन के बाद फिर से इरोजन शुरू हो जाता है, मतलब ये एक साइकिल होता है पूरा। तो इस तरीके से हमारा सॉइल जो है बनता है। अभी इरोजन क्या, ट्रांसपोर्टेशन क्या, डिपोजिशन क्या, वो देख लो। इरोजन का मतलब है कि तुम्हारा कोई भी पत्थर ऐसा समझ लो, तुम किसी भी तरह का ले सकते हो, ज्यादा बड़ा पत्थर मत लो, एक तरह ऐसा समझ लो। चलो मैंने चौक ले लिया, यहाँ पे चौक होती है ना भाई, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए चौक्स का हम यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे चौक ले ली। चौक क्या होता है, ब्रिटल होता है, ऐसे वियर होता रहता है ना। ऐसे यहाँ पे पाउडर फॉर्म में जो है वो नीचे गिरता रहता है। तो वो कब होता है, जब तुम इस चौक को एक बोर्ड के ऊपर चलाओगे एंड बाय द फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन से, तो वो क्या होता है, वो घिसता रहता है और वो नीचे पाउडर फॉर्म में जो है गिरता रहता है। वो क्या होता है, वो इरोजन हो रहा होता है। अब यहाँ पे पत्थर जो हमारे पास में होते हैं उनमें इरोजन कैसे होता है, उनमें इरोजन होता है थ्रू सम प्रोसेस। वो प्रोसेस कैसे हो सकते हैं, वो प्रोसेस हमारे फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस देखो, अब जैसे तुम यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, थ्रू फ्रिक्शन होता है, तो ये हमारा फिजिकल प्रोसेस हुआ, बिकॉज यहाँ पे टच हो रहा है ना, दो सर्फेसेस आपस में टच हो रही है, तो फिजिकल प्रोसेस है, वेदरिंग है इसका, कह सकते हैं वेदरिंग हो रही है। तो जो भी हमारा बड़ा सा स्टोन में यहाँ पे लेता हूँ, तो हवा जब चल रही होगी उसको हम ले सकते हैं, ऐसे हवा चल रही है तो उसने यहाँ पे एक तरीके से क्या किया, फिजिकल वेदरिंग इसकी करी। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। ये जो इरोजन फेज होता है इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इरोजन फेज में लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ एक्सपोज्ड रॉक। एक्सपोज्ड रॉक का मतलब है जो रॉक एक्सपोज्ड है, यानी कि जिसपे फैक्टर्स जो है वो काम कर रहे होंगे। फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, हवा, पानी, ये सब चीज, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय वेदरिंग, वेदरिंग हमारा वो प्रोसेस जैसे मैंने बता दिया। तो यहाँ पे वेदरिंग दो तरह की हो जाती है, एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है, विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, यानी कि जहां पे फिजिकल टच होगा वहां पे फिजिकल वेदरिंग होगा। तो फिजिकल वेदरिंग विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, ग्लेशियर से हो सकता है, ठीक है। अब डिसइंटीग्रेशन देखो, डिसइंटीग्रेशन बाय अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, तो ये चीज भी हो सकती है। अभी तक तो ये बड़े आराम से हमें समझ में आ रहा था कि विंड, वाटर, ग्लेशियर्स जो है कर सकते हैं। एक इसमें एक नई चीज और आ गई है कि डिसइंटीग्रेशन हो सकता है फ्रीजिंग और थॉइंग से। अब ये फ्रीजिंग और थॉइंग क्या होता है, देखो फ्रीजिंग और थॉइंग का मतलब है कि एक बार फ्रीज हुआ, देन मेल्ट हो गया, मतलब अनफ्रीज हो गया एक तरह से कह सकते हैं, फिर दोबारा फिर से फ्रीज हो गया, मतलब रिपीटेटिव फ्रीजिंग और रिपीटेटिव उसका डीफ्रीज हो जाना, ठीक है। उस चीज को हम कहते हैं अपना फ्रीजिंग एंड थॉइंग। तो जो हमारे क्रैक्स होते हैं रॉक्स के, वहां पे ये चीज शुरू हो जाती है। मान लो कोई भी रॉक है, कोई पत्थर है, वहां पे बड़े बड़े क्रैक्स होते ही हैं। यहाँ पे सपोज करो क्रैक था। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो फ्रीजिंग और थॉइंग होता है ये नॉर्मल जगह पे नहीं मिलता। जैसे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं, अगर हम हिली एरियाज में जाएं तो वहां पे ये चीज जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रीज होता है, थॉइंग यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास में हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, ठीक है। शेप की अगर मैं बात करूं तो शेप यहाँ पे एंगुलर हो जाती है, राउंडेड हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, एलोंगेटेड हो जाती है। इनका मतलब क्या, एंगुलर तुम समझ सकते हो भाई नुकीले होंगे, राउंडेड गोल होंगे, फ्लैट पतले से होते हैं, लंबे होते हैं,
इलोंगेटेड लंबे होते हैं थोड़े से, ठीक है? ये हमारी शेप्स यहाँ पे हो सकती है। अब ये शेप्स जो है तुम बड़े आराम से याद कर सकते हो, कैसे रिलेट करके याद कर सकते हो बताता हूँ मैं। भाई फिजिकल वेदरिंग हो रही है, फिजिकल वेदरिंग यानी कि फिजिकल फोर्सेस वहां पे काम कर रहे हैं, फिजिकल फोर्सेस वहां पे काम कर रहे होंगे तो शेप यहाँ पे एंगुलर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उसको वो अगर अच्छे से चारों तरफ बराबर फोर्सेस लगने शुरू हो जाएं तो क्या शेप को वो राउंड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, तो इसलिए शेप यहाँ पे राउंडेड। फोर्सेस यहाँ पे फ्लैट भी बना सकते हैं, इलोंगेटेड भी बना सकते हैं। अब शायद मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो शेप्स हैं ये कैसे बन जाती हैं। तो फिजिकल जो हमारी वेदरिंग होती है उसमें हमारी 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 ये शेप्स निकल करके आते हैं, जैसे कि एंगुलर, राउंडेड, फ्लैट, इलोंगेटेड। ठीक, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे पास में आ सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। आगे देख लेते हैं अभी केमिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, चेंजेस इन मिनरल फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में एक स्टोन था, ऐसे समझ लो, ये पेरेंट स्टोन में इसको कहूंगा, या फिर पेरेंट रॉक तुम कह सकते हो, पेरेंट रॉक कह लो। पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक क्यों बोला मैंने इसको, बिकॉज यहां से इरोजन वगैरह होगा तो मुझे सॉइल, यहाँ पे ऐसे सॉइल कह लो, सैंड कह लो, इनके पार्टिकल्स जो है मिलेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ये बने हैं प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट कहाँ से है भैया, यहाँ से है, तो इसीलिए इस रॉक को हमने पेरेंट रॉक बोला है, बिकॉज यहाँ से ये आए। तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे केमिकल फैक्टर्स काम करने शुरू कर देते हैं, केमिकल फैक्टर्स काम करते हैं, और जब केमिकल फैक्टर्स काम करते हैं और जब हमें ये प्रोडक्ट हमारा मिलता है तो हम ये देखते हैं कि भैया इनकी तो प्रॉपर्टीज ही चेंज हो चुकी हैं। जो पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज थी उनसे एकदम अलग है हमारे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। तो ये इसी चीज को कह रहा है कि चेंजेस इन मिनरल फॉर्म, ये देखो यहाँ पे इसीलिए लिखा है चेंजेस इन मिनरल फॉर्म ऑफ पेरेंट रॉक, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ड्यू टू वाटर, वाटर हमारा हो सकता है, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे और हमें क्या रिजल्ट मिल जाता है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं जिनका साइज 2 माइक्रोन से कम हो सकता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे क्ले मिनरल, जैसे यहाँ पे है ना ग्रेवल एंड सैंड, यहाँ पे हमारे पास में क्ले मिनरल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, यानी कि क्ले मिनरल कैसे आता है, क्ले जो है वो कैसे आती है, वो आती है थ्रू केमिकल वेदरिंग। ग्रेवल एंड सैंड कैसे आती है, थ्रू फिजिकल वेदरिंग आती है, ठीक। ये हमारे कुछ प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस हमने समझ लिया, एंड देन उसके बाद में आ जाए ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन दोनों मैंने एक साथ लिए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट हम करेंगे, उसको लेके जाएंगे। डिपोजिशन में क्या होता है, जाकर के डिपॉजिट कर देना, कहीं भी छोड़ देना। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले समझो, ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन जो है होते हैं, और प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन आए हुए इसके ऊपर। मैंने भी कुछ टाइम पहले देखा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। अभी कुछ टाइम पहले एक एग्जाम मैंने देखा था, उसमें थे क्वेश्चन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने वाली जो चीजें होती हैं वो फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह का फैक्टर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा उसके बेसिस पे नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर रिवर वाटर है तो एल्यूवियल कह देंगे हम उसको, अगर विंड है तो उसको हम क्या कह देंगे, एवलिन कह देंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा लोएस, लोएस हमारा एवलिन सॉइल होती है। लेकोस्टाइन ये भी हो सकती है, ये कैसे होती है, अगर हमारे पास में स्टिल वाटर हो, रुका हुआ पानी हो, तो वहां पे लेकोस्टाइन सॉइल होगी। एग्जाम्पल लेक्स में मिलता है। ग्लेशियल, ग्लेशियल सॉइल है ये किसकी वजह से, आइस की वजह से है, ठीक है। मरीन सॉइल ये किसकी वजह से है, या फिर मरीन सैंड भी कह सकते हो, सी वाटर की वजह से है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ इनके क्लासिफिकेशन हुए फर्दर। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में अब जरा तुम लोग समझो, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ये। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कैसी हो सकती है भाई, तुम्हें ही अगर मैं कह दूं, भाई तुम सपोज करो यहाँ पे हो, ड्राइंग पे मत जाना, बस मैंने ऐसे ही बनाया समझाने के लिए, और यहाँ पे कुछ बड़ा सा एक स्टोन में रख देता हूँ, तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम पुश करो और यहाँ से यहाँ तक जो है लेकर के इसको आ जाओ, तो क्या ये पॉसिबल होगा तुम लोगों के लिए, नहीं होगा। अब अगर मैं इसका साइज छोटा करता चला जाऊं तो क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा कि तुम इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कर दो, हाँ, तब पॉसिबल होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे सॉइल का साइज बड़ा होता जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइज छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या होता है, इनकी जो साइज होते हैं वो छोटे मिलते हैं। यहाँ पे देखो स्मॉल ग्रेन साइजेस, इसी वजह से होते हैं।
अब यहाँ पे लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ पोर्स, अब यहाँ पे पोर्स बहुत सारे होते हैं, अब ये ऐसे कैसे हो सकता है, अब बता देते हैं कैसे होता है। तुमने क्या किया, यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे लेकर के आए। जब तुम इसको यहाँ पे लेकर के आए, अभी तो तुम एक लेके आए हो, तुम और भी लेके आ सकते हो, ऐसे ही तुम दूसरा लेके आए, थर्ड लेके आए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बस छोड़ दे रहे हो, तुम यहाँ से लेके आ रहे हो, यहाँ पे छोड़ दे रहे हो। तो यहाँ पे जब तुम छोड़ दोगे तो एक एक पार्टिकल बस सिंपली रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी वजह से इनके जो पोर्स का साइज होता है वो भी बड़ा होता है। बात समझ आ रही होगी सभी को कि यहाँ पे पोर्स का जो साइज है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, अब ये जो नाम है बाकी सब याद कर लेना। ये जो मैंने ग्रीन से लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं और रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इनको डिफरेंट कलर से लिखा है ताकि हाईलाइट हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रिफ्ट, डिपॉजिट्स मेड बाय ग्लेशियर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। टिल क्या होता है, मेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनकी वजह से जो मिट्टी चल करके आ जाती है, जो डिपॉजिट उसको करती है वो टिल कहलाती है, TILL टिल। ऐसे एक हमारे पास में होता है को एल्यूवियल सॉइल्स, ठीक है, ये ग्रेविटी जो होती है वो डिपॉजिट करती है। इनका शेप इरेगुलर हो सकता है, कोर्स पार्टिकल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे तालुज ले लो तुम, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए हमारे यहाँ पे। चलो इतना सभी को समझ आ गया होगा। अब थोड़े से डाउट्स जो है एक बार ले लेते हैं, देन आगे फिर कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि लिखा है रीजनल सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो थोड़ी सी तुम लोगों को नॉलेज भी होनी चाहिए कि कहाँ पे किस तरह का सॉइल जो है मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे कि एल्यूवियल सॉइल के ऊपर बहुत क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, देख चुका हूँ। ब्लैक कॉटन सॉइल्स के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर। और जितने भी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आए हैं, ये हर एक एग्जाम को तुम कंसिडर कर सकते हो, बी इट द ESC, गेट, JEE, कोई भी एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। एल्यूवियल डिपॉजिट्स में देखो, नॉर्थ इंडिया का जो लार्जर पार्ट है वो तुम्हारा एल्यूवियल डिपॉजिट से कवर्ड है। अब ये कैसे है, यहाँ पे रटना नहीं है, समझा देता हूँ मैं कैसे। एल्यूवियल के लिए आ जाओ तुम, देखो यहाँ पे डिपॉजिटेड बाय रिवर वाटर लिखा है ना, यानी कि नदियां जो हैं वही इनको लेकर के आती हैं। अब जो नदियां फ्लो हो रही हैं हमारे कंट्री में वो मोस्टली तो नॉर्थ में ही है, तो सीधी सी बात है कि हमारे पास एल्यूवियल के डिपॉजिट्स नॉर्थ में होंगे, इसीलिए यहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कवर्ड। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ सैंड, यहाँ पे अल्टरनेटिंग लेयर्स हो सकती हैं सैंड की, एग्जांपल सिल्ट भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिंग लेयर्स हो सकती हैं जिसमें हमारा सैंड, सिल्ट और क्ले हो सकते हैं। जनरली लो डेंसिटी, इनकी लो डेंसिटी कम होगी। लायबल टू लिक्विफेक्शन, इनका लिक्विफेक्शन हो सकता है अर्थक्वेक आने पे। ठीक, ये है। नेक्स्ट आ जाओ ब्लैक कॉटन सॉइल्स। ब्लैक कॉटन सॉइल्स में क्या होता है, लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड अ पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया इज कवर्ड, तो सेंट्रल और साउथ इंडिया हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल्स में क्या होता है, रेसिडुअल डिपॉजिट्स होते हैं। किस किस के रेसिडुअल डिपॉजिट्स होते हैं, बसाल्ट के, ट्रैप रॉक्स के, ठीक है। क्वाइट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है ये। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, वो लेटराइट सॉइल के बारे में आया था, बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले आया था, वो शायद MP PSC का जो AE का एग्जाम हुआ था उसी में आया है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, मैंने वो देखा था क्वेश्चन। तो वहां पे उन्होंने पूछा था कि रेड और पिंक कलर है सॉइल का, बताओ कौन सी सॉइल होगी। ये या तो MP PSC AE में आया था या फिर ये UP RV UNL का जो एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है AE का, उसमें हुआ था। तो ये रिसेंट के ही एग्जाम्स है उनमें आया था। तो रेड और पिंक कलर की सॉइल है, बताओ कौन सी सॉइल है। तो वो लेटराइट सॉइल थी, वहां पे ऑप्शन गिवन था। ठीक, चलो अभी हम इसके ऊपर थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं। हम ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बात कर रहे थे। ये जो है ये हाई प्लास्टिसिटी की क्ले होती है ना, असेंशियली कंटेन क्ले मिनरल मॉन्ट मोरिलोनाइट। इस नाम को तुम्हें याद रखना है, बहुत क्वेश्चंस आए हैं इस मॉन्ट मोरिलोनाइट के बारे में ही, मैं तुम लोगों को थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बता रहा था। तो ये हाई प्लास्टिसिटी क्ले होती है, मॉन्ट मोरिलोनाइट को ये क्या करती है, कंटेन करती है, इसके अंदर मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है। लेटराइट सॉइल पे आ जाओ, रेड कलर की या फिर पिंक कलर की होती है। कैसे बनती है, रॉक के डिकम्पोजिशन से बनती है। और कैसा रॉक, जिस रॉक में से तुम बेसिस और सिलिका जो है हटा दो, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तुम वहां पे डाल दो। अब ये तो ऑब्वियस है ना भाई, रेड कलर हो रहा है दैट मींस आयरन ऑक्साइड इज देयर, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टूड है। तो ये सब चीजें रिलेटेड है यहाँ पे आपस में। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है होना चाहिए, और बेसिस और सिलिका जो है नहीं होना चाहिए, उनको रिमूव कर दो, तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल्स फॉर्म्ड फ्रॉम बसाल्ट, ये भी रेसिडुअल सॉइल होती है, बसाल्ट से बनती है।
लेटराइट सॉइल्स एग्जिस्ट इन सेंट्रल साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ये रीजन में पाई जाती है, सेंट्रल साउथर्न और ईस्टर्न इंडिया में। सॉफ्ट होती है, नाइफ से इसको हम कट कर सकते हैं जब ये वेट होगी, जब ये हार्ड हो जाएगी, सॉरी, और टाइम जैसे जैसे हमारा क्या होगा, पास होता जाएगा, ये हार्ड होती चली जाएगी। तो ये लेटराइट सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में ये नोट्स बनाए हुए हैं, इतना जो है कहीं नहीं लिखा हुआ। चलो लेटराइट सॉइल से तुम समझ होंगे, डेजर्ट सॉइल से भी देखते हैं। ये वाला सेशन